हेलो फ्रेंड्स, हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट इस सब्जेक्ट की आज की ये लास्ट वीडियो बना रहे हैं इसको। और इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट गिव्स डिटेल्स ऑफ आइटम टू बी एग्जीक्यूटेड? टेंडर नोटिस, स्पेसिफिकेशन, मेजरमेंट बुक एंड अकाउंट बुक। आवर आंसर विल बी स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसी चीज़ होती है स्पेसिफिकेशन, जिसके ज़रिए से हमें जो एस्टीमेट के वेरियस आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं, एक्सकवेशन है, कंक्रीटिंग है, प्लास्टरिंग है, कलरिंग है, पेंटिंग है, पॉइंटिंग है, डिफरेंट आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं, फ्लोरिंग है। तो हर आइटम की डिटेल्स गिवन होती हैं। अब ये डिटेल्स बोले तो क्या, ये डिटेल बहुत ही अच्छी तरीके से गिवन होती है। डिटेल ऑफ वर्कमैनशिप, डिटेल ऑफ द मटेरियल, किस क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए और उसको उस आइटम को किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहिए। जैसे ब्रिक वर्क करना है तो ब्रिक वर्क क्या हो गया, ये एक आइटम हो गया। तो इस आइटम को शुरू से लेके आखिरी तक के, लास्ट तक के किस तरह से कंप्लीट करना है, इसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग गिवन होती है। क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन करना है, मटेरियल्स कौन से क्वालिटी का होना चाहिए, सीमेंट कौन सा होना चाहिए, सैंड कौन सा होना चाहिए, रिवर वाली सैंड चलेगी या तो फिर आर्टिफिशियल सैंड यूज़ करना है, कितनी ग्रेडिंग की सैंड यूज़ करना है, फाइननेस मॉड्यूलस उसका कितना होना चाहिए, सीमेंट सैंड का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, उसका रेशो कितना होना चाहिए, वॉल्यूम बैचिंग करना है या वेट बैचिंग करना है। फिर उसके बाद में ब्रिक्स, मटेरियल से रिलेटेड मीन्स सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। वर्कमैनशिप, उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, लाइन लेवल किस तरह से करना है, जॉइंट की थिकनेस कितनी होना चाहिए, प्रॉपरली उसको किस तरह से फिक्स करना है, फ्रॉक्स कैसे रखना है, सारी की सारी डिटेलिंग हमें वहाँ पर गिवन होती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को उस आइटम को परफेक्टली क्वालिटी के साथ में विद द गिवन रिक्वायर्ड ग्रेडिंग ऑफ द मटेरियल उसको कंप्लीट करना सिंपल हो जाता है। मैं स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताऊं, एक मरतबा एमपीएससी एक्चुअली मेरा 3 बार क्वालिफाई हो चुका हुआ है। मेरा एमपीएससी में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे थे कि मान लीजिए अगर आपको मराठी में एक्चुअली इंटरव्यू होता है एमपीएससी का, या तो मराठी में आपको आंसर देना होता है या तो इंग्लिश में। उन्होंने इंग्लिश में पूछा था, मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में बताता हूँ अभी कि मान लीजिए अगर आपको मैंने एज एन इंजीनियर किसी साइट पे खड़ा किया और वहाँ पर ब्रिक वर्क का काम चल रहा है, तो उस काम को आप किस तरह से चेक करोगे। देखिए इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये इस क्वेश्चन के आंसर को आप बहुत डिटेल में दे सकते हो। 2-3 घंटे सिर्फ इस एक क्वेश्चन के आंसर में आप दे सकते हो। इतनी चीज़ें हैं। मैंने सिर्फ एक सिंपल और छोटा सा आंसर किया था। मैंने उनको सिर्फ जवाब दिया था, सर आई विल चेक द स्पेसिफिकेशन। क्योंकि स्पेसिफिकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसके अंदर आपको हर आइटम से रिलेटेड पूरी की पूरी डिटेलिंग आपको मिल जाती है। और आपको अगर चेक करना है कि वो आइटम अच्छा है या नहीं है, अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप स्पेसिफिकेशन को उठा लो और जा कर के साइट पे क्या कंडीशन है, किस तरह से एक्चुअल में काम एग्जीक्यूट हुआ है, उससे आप उसको कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्पेसिफिकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे उस आइटम को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, उसकी पूरी की पूरी डिटेलिंग आपको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन इज और आर brief specification, detailed specification, standard specification, all of the above। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है all of the above। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन अगर हम देखें तो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन भी होता है। ऐसे स्पेसिफिकेशन होते हैं जो कि ब्रीफ होते हैं, जिसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन जो चीज़ें होती हैं उसको कवर किया जाता है, उसको हम कहते हैं ब्रीफ स्पेसिफिकेशन। डिटेल स्पेसिफिकेशन नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि हर चीज़ डिटेल में रहने वाली है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन उसको बोला जाता है, जैसे मान लीजिए एक होता है हमारा बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, आईएस कोड्स आपने पढ़ा होगा, आईआरसी आपने पढ़ा होगा, इंडियन रोड कांग्रेस,
ऐसे डिफरेंट क्या है, हमारी एक इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारी जिनका काम ही ये है जो क्वालिटीज़ के ऊपर काम करते हैं। जैसे IS कोड ने आपने पढ़ा होगा, IS 456 RCC से रिलेटेड उन्होंने कितना डिटेल में सारी की सारी चीज़ों को ऑलरेडी वहाँ पर डेवलप कर रखा है, उसको बना रखा है, स्पेसिफिकेशन को कंस्ट्रक्ट कर रखा है, रेडीमेड स्पेसिफिकेशंस हैं। तो कुछ सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हम उतनी डिटेलिंग ना देते हुए बस इतना बोल देते हैं कि दिस आइटम मस्ट बी एज पर IS 456। मतलब हमने क्या कर लिया, IS 456 में क्या गिवन है हम वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम IS 456 से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हम हमारे आइटम में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। ऐसे ही और भी टाइप्स हैं स्पेसिफिकेशन की। एक होता है मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, एक होता है गाइड स्पेसिफिकेशन। गाइड स्पेसिफिकेशन मतलब जो सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जब कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर डॉक्यूमेंटेशन करना है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है, डिटेलिंग करना है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। ऐसे डिफरेंट टाइप्स हैं स्पेसिफिकेशन की। स्पेसिफिकेशन एक्चुअली एक लीगल डॉक्यूमेंट है। हमने एक आर्बिट्रेशन का भी टॉपिक पहले वीडियोस में डिस्कस किया है कि मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट इन दोनों में कुछ अनबन हो जाती है, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसके रिजोल्यूशन करने के लिए मीन्स डिपार्टमेंट कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने प्लास्टरिंग बरोबर नहीं की है, मैं इसको रिड्यूस रेट से पेमेंट करूंगा। हमने लास्ट वीडियो में जैसे डिस्कस किया, हम इसको रिड्यूस रेट से पेमेंट करेंगे, हम 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से ना देते हुए 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से देंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं भाई, मैंने काम तो बहुत अच्छा किया हुआ है, आप मेरा यहाँ पर रिड्यूस रेट से पेमेंट नहीं कर सकते, मुझे पूरा का पूरा 100 रुपीज़ से चाहिए। तो ये क्या हो गया, डिस्प्यूट अराइज हो गया। तो जो आर्बिट्रेटर रहेगा वो यहाँ पर सॉल्यूशन किस तरह से करेगा। आर्बिट्रेटर का काम ही वही है कि जो डिस्प्यूट अराइज होगा कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट के बीच में, उसको रिजोल्यूट करे, उसको सॉल्व करे। तो आर्बिट्रेटर यहाँ पे क्या करेगा, एक थर्ड पार्टी है जो कि इम्पार्शल होती है, दोनों से उसे कोई लेना देना नहीं होता। वो यहाँ पे क्या करेगा, स्पेसिफिकेशंस में क्या मेंशन किया हुआ है, एस्टीमेट में क्या स्पेसिफिकेशन गिवन है, उसको पढ़ेगा और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको वेरीफाई करेगा। स्पेसिफिकेशन इसीलिए एक लीगल डॉक्यूमेंट है, मीन्स आप उसको कोर्ट में एज अ प्रूफ, एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसको आप रख सकते हो। इसीलिए स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए उसकी जो वर्डिंग है वो मीनिंगफुल हो, उसके पूरे के पूरे मीनिंग्स हमें पता हो, क्योंकि कल को जाके जब हमारे स्पेसिफिकेशन के ऊपर कोई एलिगेशंस लगेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। वैल्यूएशन, स्पेसिफिकेशन, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग। स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। एस्टिमेट ऐसा होता है कि जो काम हम अभी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, अभी वो काम कंस्ट्रक्ट हुआ नहीं है, उसको हम कहते हैं एस्टिमेट। और अगर हमें किसी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट में क्या वैल्यू है वो अगर फाइंड करना है तो हम उसको कहते हैं वैल्यूएशन। जैसे कोई बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट की थी आज से 10 साल के पहले, अब आज हम क्या कर रहे हैं, उस बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं। तो आज की तारीख में वो बिल्डिंग जो सेल होगी, जितने अमाउंट पे सेल होगी, जो कुछ भी उसकी वैल्यू है, उस वैल्यू को हम कहेंगे वैल्यूएशन। देखिए, एक होता है कॉस्ट, एक होता है प्राइस और एक होता है वैल्यू। ये तीनों के तीनों टर्म सुनने में ऐसा लगता है कि तीनों के तीनों सेम हैं, बट इन तीनों में डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ, वैसे आगे भी आएगा। कॉस्ट एक्चुअली क्या होता है कि द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ नथिंग बट द कॉस्ट। जैसे आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, उसके लिए आपको खर्च आया है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए क्या हो गए, ये हो गए कॉस्ट। अब आज के 10 बिल्डिंग आपने 10 लाख रुपीज़ में कंस्ट्रक्ट कर ली और फिर उसके बाद में मान लीजिए 5 साल के बाद में आप बिल्डिंग को सेल कर रहे हो, उसको बेचना चाहते हो, तो उसके बाद में क्या होगा, मान लीजिए उस टाइम पे बिल्डिंग की वैल्यूएशंस ड्रॉप हो गई, कोई ख़रीदने वाला नहीं था, कोई लेने वाला नहीं है और आप बेचना चाह रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, हर कोई क्या चाहता है कि सस्ते में मिल जाए।
आप बेचने वाले आप हो, लेकिन सेलर आपको कोई ख़रीदने वाला आपको कोई मिल नहीं रहा है ना, और कोई मिलेगा तो उसको पता है कि इसको लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है, वो आपसे कम रेट में मांगेगा। तो वो मान लीजिए आपसे मांग रहा है कुछ तो भी वैल्यू, कुछ तो भी अमाउंट 8 लाख रुपीज़ में। आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलरेडी 10 लाख रुपीज़ है, वो आपसे 8 लाख रुपए में मांग रहा है। मतलब क्या हो गया कि उस टाइम पे उस बिल्डिंग की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 8 लाख रुपए होगी। दैट इज़ अ वैल्यू, बट द कॉस्ट रिमेन्स द सेम एज इट इज़ ऑफ 10 लाख रुपीज़। मान लीजिए आपने उसको नहीं बेचा, नहीं भाई मुझे कम में नहीं बेचनी, आपने 2 साल और रुक गए, 3 साल और रुक गए, 5 साल और रुक गए, उसके बाद में मार्केट में डिमांड आ गया। आप जिस एरिया में बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किए थे उसके आजू बाजू में डेवलपमेंट हो गई, रोड्स बन गए, स्ट्रीट लाइट्स लग गए, जिसकी वजह से वैल्यू बढ़ गई। आपने फिर से बेचने के लिए जब कांटेक्ट किया लोगों से, तो लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। कोई आपसे वो बिल्डिंग 15 लाख में लेने के लिए तैयार है, कोई आपसे 20 लाख रुपए में तैयार है। तो ये क्या हो गया, ये फिर से हो गई वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। उस टाइम की वैल्यू आपकी बिल्डिंग की हो गई 20 लाख रुपीज़, दैट इज़ द वैल्यू। बट इन दैट केस ऑल्सो द कॉस्ट विल रिमेन द सेम। कॉस्ट तब भी आपकी 10 लाख रुपीज़ ही रहेगी। मतलब कॉस्ट टाइम के साथ में वेरी होती है क्या, नहीं, बट वैल्यू वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डिफरेंस है। हम आपको अभी और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, उसमें आपने कॉस्ट तो समझ लिया, वैल्यू आपने समझ लिया, और एक टर्म है तीसरा प्राइस। प्राइस क्या होता है आगे हमने एमसीक्यू में लिया ही है, हम वहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, वैल्यू, कॉस्ट, प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली इसका आंसर है कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल जो खर्च हुआ है उसको हम कहते हैं कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड टू द सेलर बाय द परचेसर। देखिए दो पर्सन है यहाँ पे, एक है सेल करने वाला, उसको हम कहेंगे सेलर, और एक है खरीदने वाला, परचेस करने वाला, उसको हम कहेंगे परचेसर। तो फॉलोइंग में से ऐसा कौन सा अमाउंट है जो कि शो करता है फॉलोइंग इज एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड टू द सेलर, जो कि पेड होने वाली है सेलर को बाय द परचेसर। परचेसर वो अमाउंट देगा किसको, सेलर को। तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, वैल्यू, कॉस्ट, प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है प्राइस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, 10 लाख रुपीज़ क्या हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, 10 लाख आपकी कॉस्ट हो गई। सबसे पहले हमने आपको जो वैल्यू मिल रही थी 8 लाख रुपीज़ मिल रही थी। तो मान लीजिए आपने 8 लाख में बेचने की आपने फैसला कर लिया, तो 8 लाख रुपीज़ का जो ट्रांजैक्शन होगा, दैट 8 लाख रुपीज़ इज कॉल्ड एज द प्राइस। मान लीजिए अगर आपने 20 लाख अगर आपकी प्राइस हो गई थी कुछ सालों के बाद में, आप 20 में आपने फाइनल डन कर लिया, तो 20 लाख इज बिकम द प्राइस। ये जो अमाउंट है 20 लाख का अमाउंट, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज द price. Next question is the value of a property varies from time to time but the cost of construction remains same. The statement is right or wrong? Option 1 is right, option 2 is wrong. Obviously this statement is right. According to the time the value of a property वेरीज, कम ज़्यादा होते रहती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके एरिया में अगर डेवलपमेंट हो गए तो जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है, अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट सिचुएशंस। तो वैल्यू प्रॉपर्टी की कम ज़्यादा होते रहती है, बट द कॉस्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम। जो कुछ भी एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो कुछ भी हुआ है वो वेरी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज valuation is required for security of loans or mortgages, buying and selling of property, court fees, all of the above. तो obviously इसका आंसर है all of the above. सिक्योरिटी ऑफ लोन्स मतलब अगर मान लीजिए आप आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में बैंक से कोई लोन ले रहे हो, मतलब आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, तो बैंक आपसे पूछती है आपके पास कोई प्रॉपर्टी है क्या, आप कहते हो हाँ हमारे पास में ये घर है। तो बैंक पहले क्या करेगी, उस घर की वैल्यूएशन करती है कि आपका घर कितने का है, 10 लाख रुपए का है मान लो, तो आपको 10 लाख से कम का ही लोन अप्रूव किया जाएगा। अगर आपके पास में 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट में आप अगर
1 CR की लोन की डिमांड कर रहे हो तो बैंक को नहीं देगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी अगर बैंक जब्त भी कर ले तो बैंक को 1 CR तो नहीं मिल पाएगा ना। तो इसीलिए वैल्यूएशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वैल्यूएशन की आपको जगह जगह पे ज़रूरत पड़ती है। जब आप बैंक कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो या सेल करते हो तो उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन निकालना बहुत ज़रूरी है। या तो फिर कोर्ट में जब कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ इश्यू हो जाता है, तो कोर्ट में जब आपको फ़ीस भरना पड़ती है तो वो भी होती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ ए प्रॉपर्टी। कोई टैक्सेस आपको पे करना होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बहुत सारे टैक्सेस हैं, तो वो सारे टैक्सेस भी डिपेंड करते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि आपको इंश्योरेंसेस करना होता है, तो प्रॉपर्टी की अगेंस्ट भी बहुत सारे इंश्योरेंसेस हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कम भी हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसके लिए। अभी देखो यहाँ पर जो पहला फैक्टर है वो है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वजह से भी कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए मुंबई है, मुंबई में कितनी पॉपुलेशन है, कितना ह्यूज वहाँ पे क्राउड है, तो वहाँ पर आपको फ्लैट ख़रीदना मतलब कितनी बड़ी बात है। 1 CR से नीचे आपको अच्छा फ्लैट मिल ही नहीं सकता। और वही आप मुंबई को छोड़ करके दूसरे एरियाज़ में जो कि उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हैं, नॉर्मल एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप फ्लैट लेने जाओगे आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई। महंगाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसकी वजह से वैल्यू पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोगों के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो कोई प्रॉपर्टी कहाँ ख़रीदेगा। और अगर महंगाई बहुत कम है, लोगों के पास में सेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो उसकी वजह से लोग प्रॉपर्टीज़ खरीदते रहेंगे। तो इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक प्लॉट है जो कि फ्रंट रोड पर आ रहा है और एक प्लॉट है जो कि एग्जैक्टली रोड के ब्लॉक की जगह पर आ रहा है, तो दोनों की वैल्यूएशन में बहुत फ़र्क रहेगा। कोई नॉर्थ साइड में है उसकी ज़्यादा वैल्यूएशन आ जाएगी, डिपेंड करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के भी हिसाब से। कोई प्लॉट अगर मान लीजिए नाले के पास में है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, कोई प्लॉट अगर कोई गार्डन के पास में है उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। तो लोकेशन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और फिर अगर मान लीजिए कोई नेचुरल क्लाइमेटीज़ आ गई, नेचुरल एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ गए, कोई फ्लड आ गया या तो फिर वॉर छिड़ गई देश में, तो इसकी वजह से भी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है? कम ज़्यादा होते रहती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यू आर बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, डिस्प्रेस वैल्यू, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें फर्स्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्या? इट इज़ एन अमाउंट विच इज़ शोन इन द अकाउंट बुक एंड कैन बी ऑब्टेन ऑन डिडक्शन ऑफ डिप्रेसिएशन। मतलब क्या कि अकाउंट बुक में किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हमें मिलने वाली है उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की, उसकी कोई तो भी कॉस्ट आपको लगी है, मान लीजिए 10 लाख रुपीज़, और फिर उस बिल्डिंग की कुछ तो भी सर्टन लाइफ होने वाली है, लाइफ रहती है बिल्डिंग की, हर स्ट्रक्चर की कुछ तो भी एक लाइफ रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपकी जो बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट की है उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आप बिल्डिंग को यूटिलाइज़ करोगे, प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ करोगे, वो क्या होगा, धीरे धीरे उस बिल्डिंग में वेयर एंड टेयर होगा, उसमें कुछ तो भी डिफेक्ट्स आते जाएंगे हर साल धीरे 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 धीरे। और अभी मैंने आपको बताया कि लाइफ आपकी 10 साल है, मतलब हर साल क्या होगा, उसमें
वेयर एंड टियर की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। उसी को हम कहते हैं डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन इज नथिंग बट लॉस इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टियर और डीके। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिफेक्ट्स कॉज होने वाले हैं, उसको हम कहते हैं डिप्रेसिएशन। हम आगे भी उसको डिस्कस करेंगे। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस कर दें तो जो आंसर मिलता है उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर की आई है 10 लाख रुपीज़, ठीक है, और डिप्रिसिएशन हर साल का होने वाला है। मान लीजिए हम बुक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं आपके बिल्डिंग की आफ्टर 3 ईयर्स, कि 3 साल आपकी बिल्डिंग के कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब 3 साल होने के बाद में आपके स्ट्रक्चर की बुक वैल्यू कितनी है, तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे कि ओरिजिनल कॉस्ट उसमें से माइनस कर दोगे 3 साल का जो डिप्रिसिएशन हुआ है उतना। ओरिजिनल कॉस्ट मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपीज़ है, उसमें से 3 लाख का 3 साल में जो कुछ भी डिप्रिसिएशन हुआ है आप उसको कैलकुलेट कर लोगे, उसमें से माइनस कर लोगे। मान लीजिए 3 साल में जो डिप्रिसिएशन हुआ है वो 1 लाख का हुआ है, तो बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी, 10 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। तो आफ्टर 3 ईयर्स द बुक वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू 9 लाख। ये मैंने आपको जस्ट एक वेरी रफ एग्जांपल दिया है, लेकिन मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपका डिप्रिसिएशन की वैल्यू एकदम स्टार्टिंग में तो ज़ीरो रहेगा। बिल्डिंग आपने अभी जस्ट कंस्ट्रक्ट की है तो ये ओरिजिनल कॉस्ट रहेगी, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसमें डिप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू कम होती चली जाएगी। और जब बिल्डिंग की पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो उस केस में जो लास्ट में जो वैल्यू बचेगी बिल्डिंग की उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या, अभी बिल्डिंग जिसकी लाइफ पूरी ख़त्म हो गई है, आप उसमें रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे, उसकी जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, बिल्डिंग को पूरा का पूरा डिसमेंटल कर देते हैं। उसमें से कुछ स्टील आपको मिलने वाला है, डोर्स, विंडोज़, कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है जिसको आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो ये जो मटेरियल्स हैं जिसकी वजह से आपका कुछ तो भी अमाउंट जनरेट होगा, दैट अमाउंट, दैट वैल्यू इज़ नथिंग बट द स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को हम शॉर्टकट में अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं भंगार। तो जो कुछ भी हमको अमाउंट लास्ट में मिलने वाला है उस अमाउंट को हम कहेंगे स्क्रैप वैल्यू। और स्क्रैप वैल्यू का वैल्यू जो अमाउंट है हम नॉर्मली कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंसिडर करते हैं। मींस अभी जैसे एग्जांपल में हमने 10 लाख कंसिडर किया था, आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो इसका स्क्रैप वैल्यू कितना रहेगा, 1 लाख रहेगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस वैल्यू। डिस्ट्रेस वैल्यू उसको बोला जाता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है उससे भी अगर हमें कम मिल रही है तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको एग्जांपल दिया था कि 10 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन वो 8 लाख रुपीज़ में ही बिक रही है, 1 लाख रुपीज़ में ही उसको लेने के लिए तैयार हैं लोग, तो ये क्या हो गया, दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड एज द डिस्ट्रेस वैल्यू। रीज़न इसका कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इज़ द रीज़न। मार्केट वैल्यू से अगर कुछ कम वैल्यू में हमारी प्रॉपर्टी बिक रही है तो हम उसको कहते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू में अगर प्रॉपर्टी बिक रही है तो हम उसको कहते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू में। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से कम में बिक रही है से इसका रेफरेंस नहीं है, मैंने एग्जांपल दी है आपको, ठीक है। मार्केट वैल्यू अगर आपकी प्रॉपर्टी की 10 लाख रुपए है और वो 8 लाख रुपीज़ में बिक रही है तो दैट इज़ अ डिस्ट्रेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू आपकी बिल्डिंग की 20 लाख रुपीज़ है बट वो सेल आपसे हो रही है 15 लाख में, तो ये क्या हो गई आपकी डिस्ट्रेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू मीन्स करंट में मार्केट में जो रेट चल रहा है उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। और एक होता है सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कॉस्ट अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, उसकी लाइफ जो थी वो ख़त्म हो गई, फिर अब ख़त्म होने के बाद में आपने उसको पूरा का पूरा डिसमेंटल कर दिया, डोर्स, विंडोज़, रॉड्स, जितने भी जो भी चीज़ें हो सकती थी आपने उसको बेच दिया, तो आपको जो अमाउंट मिला, जो वैल्यू मिली, उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। लेकिन अगर आपने ऐसा ना करते हुए
बिल्डिंग को एज इट इज़ रखा, उसको डिसमेंटल नहीं किया, तो जो वैल्यू रहेगी बिल्डिंग की उसको हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। जो कुछ भी प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, उसको पूरा तोड़ फोड़ के ज़मीन लेवल ना करते हुए, पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रखते हुए अगर हमें कोई वैल्यू मिल रही होती है तो उसको हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। ऐसे ही और एक टाइप ऑफ वैल्यू होती है, वो होती है सेंटिमेंटल वैल्यू, जिसमें सेंटिमेंट्स लगे होते हैं, जज्बात, दिल के जज्बात हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बहुत सारी मरतबा ऐसे होता है ना कि हमारे कोई पूर्वज थे, हमारे दादाजी थे, हमारे परदादाजी थे, ये खेत उनका है, ये खेत में वो यहाँ पर झोपड़ी में रहा करते थे। तो अब वो खेत को खरीदने के लिए बहुत सारे कस्टमर्स रहेंगे, बहुत सारे लोग अवेलेबल रहेंगे, हर कोई कहेगा कि ये खेत हमको दे दो, इतने में दे दो, इतने में दे दो, रेट्स बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन जो ओनर है वो नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसके सेंटिमेंट्स लगे हुए हैं उस खेत के साथ में। तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं हो सकती, एक 5 रुपये की सुई की भी कोई लिमिट नहीं हो सकती अगर सेंटिमेंट्स की हम बात करें तो। 5 रुपये की सुई को अगर कोई 5 लाख रुपए में भी ख़रीदना चाहेगा, तो अगर सेंटिमेंट्स उसके साथ में लगे हैं तो वो चीज़ उसके लिए कोई 5 लाख रुपए भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। तो सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए तो बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, आप उसको समझ सकते हो, मुझे ऐसे लगता है। एक होता है स्पेकुलेटिव वैल्यू। स्पेकुलेटिव मतलब क्या? नॉर्मल टर्म में समझने के लिए मैं आपको बताऊं तो उसको हम कहते हैं सट्टाबाजी। बहुत सारे लोग स्पेकुलेशंस करते हैं, मतलब ये खरीदो ये बेचो, ये खरीदो ये बेचो, बस एक जिसको कहेंगे अपना लक बाय चांस, इसमें प्रॉफिट मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, तो उस टाइप ऑफ वैल्यू को कहते हैं स्पेकुलेटिव वैल्यू। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस इन वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी ड्यू टू वेयर एंड टेयर इज कॉल्ड एज। Options are depreciation, obsolescence, sinking fund, annuity. This is called as depreciation. Answer is depreciation. अगर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू में लॉस हो रहा है, उसकी वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है ड्यू टू वेयर एंड टियर, हम यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग को जिसकी वजह से कुछ तो भी वेयर एंड टियर होगा, कुछ तो भी डिके होगा, कुछ तो भी ख़राबी होगी, एक्चुअल डिस्ट्रक्शंस कुछ तो भी होंगे, तो उसको हम कहते हैं डिप्रेसिएशन। और उन डिस्ट्रक्शंस की वजह से, उन खराबियों की वजह से जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, तो हम उसको कहते हैं डिप्रेसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस इन वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन फैशन इज कॉल्ड एज डिप्रेसिएशन, ऑब्सोलेसेंस, सिंकिंग फंड, एन्युइटी। तो इसका आंसर है ऑब्सोलेसेंस। देखिए ऑब्सोलेसेंस और डिप्रेसिएशन में फ़र्क ये है कि डिप्रेसिएशन में एक्चुअल में लॉस होता है प्रॉपर्टी का ड्यू टू एक्चुअल वेयर एंड टेयर, लेकिन ऑब्सोलेसेंस में एक्चुअल में कुछ भी खराबी नहीं हुई रहती है, स्ट्रक्चर हमारा इंटैक्ट होता है, वेल होता है, साउंड होता है, कोई भी उसमें एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिफेक्ट कॉज नहीं होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्ट्रक्चर हमारा आउट ऑफ फैशन हो गया है, आउट ऑफ डिज़ाइन हो गया है। जैसे मान लीजिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर अब लोग लेना पसंद नहीं करते, हर कोई आरसीसी ख़रीदना पसंद करता है, तो ये क्या हो गया? लॉस हो गया वैल्यू के अंदर। एक्चुअल में लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सफिशेंटली लोड अभी भी कैरी कर सकता है, हमारी प्रॉपर्टी ऐसी है, लेकिन लोग उसको नहीं लेना चाहते क्योंकि चेंज इन फैशन हो गया है, अभी हर कोई आरसीसी ख़रीदना चाहता है। तो यहाँ पर जो लॉस इन वैल्यू हुआ है, इस लॉस को हम कहेंगे ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस में एक्चुअल में कोई भी डिफेक्ट होना कंपलसरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी पूरी की पूरी इंटैक्ट है, लेकिन फिर भी अगर बिकॉज ऑफ चेंज इन फैशन और बिकॉज ऑफ चेंज इन ट्रेंड और बिकॉज ऑफ चेंज इन डिज़ाइन वगैरह अगर लॉस होती है वैल्यू में प्रॉपर्टी की, तो हम उसको कहते हैं ऑब्सोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट विच इज़ केप्ट असाइड एवरी ईयर so that the property may be reconstructed after it reaches to scrap value is called as depreciation, obsolescence, sinking fund, annuity। इसका आंसर है sinking fund। देखो मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दी थी कि आपने कंस्ट्रक्ट की है बिल्डिंग, उसका कॉस्ट आया है 10 लाख रुपीज़, और धीरे धीरे डिप्रेसिएशन की वजह से क्या होगा? उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और जब उसकी लाइफ
ख़त्म हो जाएगी मीन्स डिप्रिसिएशन की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो लास्ट में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो डायरेक्टली क्या मिलेगी, स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग से ही प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि हमें पता है कि जैसे जैसे बिल्डिंग की लाइफ इंक्रीज़ होगी डिप्रिसिएशन बढ़ता चला जाएगा, और लास्ट में हमें सिर्फ हमारे हाथ में स्क्रैप वैल्यू ही मिलने वाली है। तो हम प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि हर साल कुछ अमाउंट साइड में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, जिससे वहाँ पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें फ़ायदा मिलता है। और हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि जब हम फाइनली बिल्डिंग की लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो हम जो हर साल का अमाउंट एक साइड में रख रहे हैं उस अमाउंट पे इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हमारा जो अमाउंट बढ़ेगा, तो जब लाइफ यहाँ पर बिल्डिंग की ख़त्म होगी सेम टाइम हम जो अमाउंट वहाँ पर सेव कर रहे थे वो बढ़ते 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 इतना हो जाएगा कि हम दोबारा वहाँ पर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसको हम कहते हैं सिंकिंग फंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंकिंग फंड डिपेंड्स ऑन लाइफ ऑफ बिल्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबो। ऑब्वियसली इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबो। सिंकिंग फंड का जो फॉर्मूला है उसके लिए उसमें भी अगर आप इसको देखें तो सिंकिंग फंड डिपेंड करता है लाइफ ऑफ बिल्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू। इन तीनों की तीनों चीज़ों पर सिंकिंग फंड डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रेसिएशन इज ऑब्लिक आर, स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डिप्रेसिएशन क्या होता है ये हमें पता है, तो डिप्रेसिएशन हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में मेथड्स अवेलेबल हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड है, ऐसे और भी डिफरेंट मेथड्स हैं। नेक्स्ट इज द नेट इनकम इज इक्वल टू, ऑप्शंस आर ग्रॉस इनकम प्लस आउटगोइंग, ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग, ग्रॉस इनकम डिवाइड बाय आउटगोइंग, ग्रॉस इनकम इनटू आउटगोइंग। तो हमारा आंसर है यहाँ पर नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग। तो ग्रॉस इनकम क्या होता है मैं पहले आपको वो समझाता हूँ। ग्रॉस इनकम मतलब क्या कि जितने भी आपके सोर्सेस हो सकते हैं कमाई के, इनकम आने के, पैसे आने के, रेवेन्यू जनरेट होने के, जितने भी सोर्सेस हो सकते हैं वो सब के सब आप उसको क्या कर लो, कंसिडर कर लो। तो जो इनकम रहेगी उसको हम कहेंगे ग्रॉस इनकम। दूसरा पैरामीटर है आउटगोइंग। आउटगोइंग मतलब क्या, खर्च। आप जैसे डिफरेंट इनकम आप घर में रह रहे हो, तो घर में आपके पास में मान लीजिए आपने कोई पार्ट रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंट से आपको क्या मिल रही है, एक इनकम मिल रही है। या तो फिर आपकी सैलरी जो कि मेन इनकम है, आपकी सैलरी है, उससे इनकम हो रही है। कोई तो भी आपने छोटी सी शॉप डाल रखी हुई है घर के पास में, शॉप से भी आपकी इनकम हो रही है। ऐसे डिफरेंट सोर्सेस हैं जिसका सब का आप समअप कर दोगे तो आपका जो वैल्यू लास्ट में मिलेगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस इनकम। दूसरा पैरामीटर है आउटगोइंग। आउटगोइंग मतलब खर्च। एक खर्च तो आपका वो रहेगा जो डेली लाइफ का आपका जो रूटीन खर्च होता है, घर का खाने के लिए और डेली लाइफ से रिलेटेड जितने भी खर्च हैं वो खर्च हो गया। या तो फिर लाइट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो खर्च हो गया। या तो फिर टैक्सेस है, आप जो कुछ भी टैक्स भरोगे, प्रॉपर्टी टैक्स भरोगे, वेल्थ टैक्स भरोगे, सर्विस टैक्स भरोगे, डिफरेंट टैक्सेस आप फिलअप करोगे, वो हो गया। मोबाइल के रिचार्जेस हैं वो हो गया। जितने भी आपके खर्च हो सकते हैं वो सब किस में आएंगे, उसको हम कहेंगे आउटगोइंग। तो दो चीज़ें हैं, एक है ग्रॉस इनकम और एक है आउटगोइंग। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे, ग्रॉस इनकम में से आउटगोइंग को माइनस कर दोगे, तो जो आंसर आपको मिलेगा उसको हम कहेंगे नेट इनकम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज years purchase is defined as the capital sum required to be invested in order to receive an annuity of rupees dash dash at certain rate of interest. Option is 50, 100, 150 and 200। तो इसका आंसर है 100। ईयर्स परचेस ये एक पैरामीटर है, ये एक टर्म है जिसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि इट इज़ द कैपिटल सम विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड। ये एक अमाउंट है जो कि हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं
और इन्वेस्ट इस तरह से कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिसीव, हम इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम एक अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं। एन्युइटी ऑफ ₹100, हर साल हमें क्या कर मिलना चाहिए, हर साल ₹100 मिलना चाहिए एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक में कुछ तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, तो हम कुछ तो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते रहेंगे और वो अमाउंट मीन्स कितना इन्वेस्ट करते रहेंगे, सो दैट कि हर साल एन्युइटी हमें ₹100 की मिलती रहे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंकिंग फंड इज इंक्लूडेड इन आउटगोइंग, द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, आंसर इज राइट। सिंकिंग फंड, मैंने आपको बताया कि सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड है जो कि हम इन्वेस्ट करेंगे, हर साल इन्वेस्ट करते रहेंगे, मतलब बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्ट जैसी ही होंगी तब से हम इन्वेस्ट करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक कि लाइफ ऑफ बिल्डिंग ख़त्म नहीं हो जाती, लास्ट में जो स्क्रैप वैल्यू हमारी हो जाती है तब तक के हम इन्वेस्ट करते रहेंगे। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह की वजह से कंपाउंडिंग वहाँ पर हमारा फैक्टर आएगा और लास्ट में हमें जो वैल्यू मिलेगी, जिस अमाउंट मिलेगी, उस अमाउंट से हम हमारी प्रॉपर्टी को दोबारा कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो सिंकिंग फंड एक अमाउंट हमारा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है एक हिसाब से, हर साल हर महीने जो भी है हम एक क्या कर रहे हैं, सर्टन अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं एज अ सिंकिंग फंड। हम उसको दोबारा निकालेंगे नहीं बैंक में से, नहीं तो मालूम पड़ा अभी लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर तो ख़त्म हुआ नहीं है, 2 4 5 साल में पैसों की ज़रूरत पड़ी, हमने वो अमाउंट वहाँ से विड्रॉ कर लिया, तो सिंकिंग फंड का जो पर्पज़ था वो पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। तो सिंकिंग फंड का अमाउंट एक बार हम डिपॉजिट कर लिए तो हम दोबारा उसको विड्रॉ नहीं करने वाले, तो इसीलिए सिंकिंग फंड को हम आउटगोइंग में कंसिडर करते हैं। सिंकिंग फंड इज़, ये भी एक हमारा खर्च की तरह है, सिंकिंग फंड इज़ ऑल्सो एन आउटगोइंग। तो थैंक यू, यहाँ तक की वीडियोस के लिए थैंक यू। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट के नियर अबाउट बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है, बहुत सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। मैं होप करता हूँ कि सारे के सारे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हों। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशन।